हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जीआईसी अल्टीग्रेट लेक्चरर की तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो साथियों, आप जानते हैं मैं आपके जनरल स्टडीज़ का अध्ययन कर रहा हूँ। जनरल स्टडीज़ में अभी हम इकोनॉमिक्स टॉपिक को कवर कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स टॉपिक में आज डे 3 है। जी हाँ, आज के वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्त संगठन, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अभी तक एग्जाम्स में आए हुए हैं और आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, उनको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। आप ये वीडियो शाम को 7 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होती है। साथियों, इस सप्ताह से हमने डिसाइड किया है, क्योंकि हमने टॉपिक वाइज मैटर में अभी तक इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर उसके बाद हमने टेक्नोलॉजी, कृषि, फिर आज इकोनॉमिक्स को समाप्त कर रहे हैं। तो इसके बाद हम वो वीडियो पर आपको सप्ताह में करंट अफेयर्स की मिलेगी, 2 आपके बचे हुए टॉपिक वाइज मैटर की मिलेगी और 2 वीडियो आपके प्रैक्टिस की मिलेगी, क्योंकि 50 प्रैक्टिस हो चुका है और प्रैक्टिस जो मिक्स्ड क्वेश्चन का वो भी रुकना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से करते हुए, चूंकि मेरा टारगेट है कि जो टॉपिक वाइज मैटर है उसको हम आपके एग्जाम तक किसी भी दशा में कवर कर लें, यानी 6 दिसंबर से पहले पहले। और इसके साथ साथ आप जानते हैं कि संडे को आपका टेस्ट होता है। तो कल जो संडे था उसमें टेस्ट हुआ था। अभी तक जब हम वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक 25 से ज़्यादा लोगों ने 100% स्कोर प्राप्त कर लिया है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से लोग जीएस का जो है अच्छे से पढ़ रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है। आप अगर चाहते हैं उस ग्रुप में जुड़ना जहां पर आपको सारा पीडीएफ, सारा रिटन हुआ मैटर और उसके साथ साथ प्रैक्टिस सब कुछ मिल जाता है, तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। छोटी सी फीस रखा है, उस फीस को पे करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो आइए मित्रों, वीडियो को शुरू करते लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, सर्व शिक्षा अभियान संबंधित है किससे? आपको बताना है कि सर्व शिक्षा अभियान जो है किससे संबंधित है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 3 से 10 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों से, 4 से 8 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों से, 5 से 15 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों से, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की, मतलब इस उम्र के सभी बच्चों की। तो आपको बताना है सही विकल्प क्या है। तो सही विकल्प है मित्र आपका यहाँ पर डी ऑप्शन, 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों से। जी हाँ, और आप जानते हैं सर्व शिक्षा अभियान जो है की शुरुआत वर्ष 2001 में शिक्षा के सार्वभौमिक उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, इसमें जो है 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा अनिवार्य रूप से प्रदान की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर देखो, प्रच्छन्न बेरोजगारी। देखो, प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं आपको बताना है, किसमें होती है। यहां पर दिया गया है उद्योग में, कृषि में, परिवहन में, बीमा में। तो हालांकि ये देखिए, इसमें जो सही विकल्प है वो है कृषि में। जी हाँ, प्रच्छन्न बेरोजगारी जो होती है वो कृषि में ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी अर्थात छुपी हुई बेरोजगारी वह स्थिति है जब एक श्रमिक काम तो कर रहा होता है लेकिन उसकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में एक श्रमिक किसी खास काम में इसलिए लगा रहता है क्योंकि उसके पास उससे बेहतर करने को कुछ नहीं होता है। ठीक है, कृषि क्षेत्र में अक्सर देखने को मिलता है कि जिस खेत पर काम करने के लिए 1-2 लोग काफ़ी होते हैं, उसी में पता चले पूरा परिवार जुटा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, उसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, अक्सर हम इस चीज़ को गांव में देखते हैं। देखो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो हम कहेंगे जहुवन बार। देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन भैया, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया, ध्यान से समझिएगा मित्र, भारत का इथोपिया इंपॉर्टेंट ये जो है टर्म है, कहा जाता है किस राज्य को? भारत के। बिहार को, मध्य प्रदेश को, झारखंड को, उड़ीसा को। देखो सही विकल्प है मित्र क्या? मध्य प्रदेश को। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक जो शिशु मृत्यु दर वाला राज्य है वो मध्य प्रदेश है। इसी शिशु मृत्यु दर की अधिकता के कारण इसको क्या बोला जाता है? भारत का इथोपिया कहा जाता है। ठीक है, भारत में शिशु मृत्यु दर IMR सबसे अधिक मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है, हालिया में जो रिपोर्ट आई है उनके अनुसार ये दोनों राज्य सबसे खराब स्थिति में है, जहां IMR की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, तो विभिन्न रिपोर्टों में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मृत्यु दर दर्ज की गई है, जहां प्रति 1000 जीवित जन्मों में से 40 से अधिक शिशुओं की मृत्यु हो जाती। कहीं पर 46 दिया, कहीं पर 48 दिया, तो अलग अलग जगह पर, लेकिन जो आपको मानना है वो 40 से अधिक मान करके। ठीक है, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो 2024-25 की वार्षिक स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार सुधार के बावजूद उत्तर प्रदेश में भी बाल मृत्यु दर सबसे अधिक राज्यों में से एक है। ठीक है, आगे बढ़ते रहते हैं। अगला क्वेश्चन भैया, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है क्या? सामान्य स्थिति बेरोजगारी,
दैनिक स्थिति बेरोजगारी, साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है मित्र क्या कि वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो है सही विकल्प वो है सामान्य स्थिति बेरोजगारी। ठीक है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को सामान्यतः जो है सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। भगवती समिट जो 1973 में आया था, कब? 1973 में बेरोजगारों के माप की 3 अवधारणाएं प्रस्तुत किया। एक सामान्य स्थिति, दूसरा चालू साप्ताहिक स्थिति, तीसरा चालू दैनिक स्थिति। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। भैया देखो, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? देखो, अलग समिति, लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति, रंगराजन। देखो मित्र, क्वेश्चन के जितने भी आपके क्वेश्चन के आंसर सही हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, और अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ना करे हो तो कर दो। ठीक है, देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है अलग समिति। ठीक है, अब वाई के अलग की अध्यक्षता में योजना आयोग ने 1979 में इस समिति का गठन किया था। किसकी? अलग समिति की। ठीक है, इस समिति ने पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा निर्धारित की। जैसे अगर हम बात करें शहरी की, तो शहरी के लिए 2100 कैलोरी और जो है ग्रामीण के लिए 2400 कैलोरी की थी। यह क्लियर होता है कि अलग समिति ने पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। ठीक है, आगे बढ़ते मित्र अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर देखो, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है या है? तो देखो, कूट दिया है, उससे पहले सिर गणना विधि, कैलोरी ग्रहण, पारिवारिक उपभोग व्यय, प्रति व्यक्ति आय। आपको बताना मित्र सही विकल्प क्या है। ये देखो यहाँ पर 1 2 1 2 3 ये जो भी है, तो इसमें क्या सही विकल्प है? सही विकल्प है भैया बी। क्या है? बी। देखो यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, तो भारत में गरीबी के अनुमान हेतु सिर गणना विधि, ठीक है, और कैलोरी ग्रहण और पारिवारिक उपभोग व्यय विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिर गणना विधि, कैलोरी ग्रहण, पारिवारिक उपभोग व्यय मतलब का प्रयोग किया जाता है। भारत में गरीबी का अनुमान बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आधार पर तैयार किए जाते हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़ते मित्र अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। तो देखो सही विकल्प आपको बताना है। 4 विकल्प है, 1 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 2 सही है, 1 2 3 सही है। बताना भैया क्या सही है आपका। तो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में कौन? डी सही है। 1 2 और 3 यानी सब सही है। ठीक है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में स्वास्थ्य, शिक्षा व जीवन स्तर सम्मिलित होता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी एवं ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानक विकास पहल द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 के अनुसार वर्तमान में पूरे विश्व में 1.3 बिलियन लोग बहुआयामी गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं 2020 की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, इसके अनुसार इसमें से 84.3% लोग उप सहारा अफ्रीका एवं दक्षिणी एशिया के हैं। ठीक है, और वर्ष 2010 में बहुआयामी गरीबी सूचकांक पहली बार प्रकाशित हुआ था। कभी पूछा जाए क्वेश्चन कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक पहली बार कब प्रकाशित हुआ था, तो 2010 में। देखो क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है जो स्क्रीन पर देख रहे हैं सेम टू सेम ऐसे ही आ जाए, तो आप लोग इसके लिए तैयार रहें। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको आप तैयार करते रहें। मैं पीडीएफ ग्रुप जो बनाया हूँ उसमें जुड़ जाइए, टेस्ट दीजिए, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करिए, क्योंकि सिलेक्शन तभी मिलेगा जब आप रेगुलर मेहनत करेंगे। ठीक है, आप अपने जीएस को पढ़िए, सब्जेक्ट को पढ़िए, बट जीएस के लिए कम से कम 1 घंटे जरूर दीजिए। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान क्या है? आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान कब प्रारंभ किया गया? 25 जनवरी 2020 को, 15 मार्च 2020 को, 26 जून 2020 को, 2 अक्टूबर 2020 को। आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या है। तो इसका सही विकल्प है सी। क्या? 26 जून 2020 को। ठीक है, 26 जून 2020 को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अधिनियम प्रारंभ किया गया। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अधिनियम के तहत 1 करोड़ से अधिक, कहीं कहीं पर 1.25 करोड़ इस तरीके का दिया गया है कि अधिक जो है प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान किया जाएगा, यह इसका उद्देश्य है। आगे बढ़ते मित्र अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया है? तो अहमदाबाद है, मुंबई है, रोहतक है, कानपुर है। आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है डी, कानपुर। ठीक है, क्या है? कानपुर। 19 दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कानपुर उत्तर प्रदेश में देश का पहला भारतीय कौशल संस्थान की आधारशिला रखी गई। भैया आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू की गई कब? आपको बताना है। फरवरी 2000 मतलब 2 फरवरी 2006 को,
1 अप्रैल 2006 को, फरवरी 2005 को, अप्रैल 2005 को। आपको बताना है, देखो भैया ये फिर देखो झुगन बार पूछा गया, तो ये यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है ये फरवरी 2006 को राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से किया था। पूछा जा सकता है कौन से प्रधानमंत्री ने किया था, कब किया था, तो आप उसके लिए तैयार रखें। अब इस योजना में SGRY और काम के बदले अनाज कार्यक्रम को समाहित किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसका उद्देश्य ऐसे प्रत्येक परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम कार्य करना चाहते हैं, उनको जो है एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटी युक्त मजदूरी रोजगार देकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है, ठीक है। आरंभ में इसे 200 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में लागू किया गया था। वर्ष 2007-8 में इसको दूसरे चरण में 130 अन्य जिलों में क्रियान्वित किया गया, ठीक है। और इसके तीसरे चरण में इस अधिनियम को 1 अप्रैल 2008 से देश के शेष सभी ग्रामीण जिलों में अधिसूचना किया गया, ठीक है। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मतलब मनरेगा कर दिया गया, ठीक है। UNDP ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट GRDR 2015 में विश्व में किए जा रहे सामाजिक सुरक्षा उपायों में हुई उपलब्धियों में मनरेगा का उल्लेख किया गया है, ठीक है भैया। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है नवाचार, रोजगार सृजन, व्यावसायिक समन्वय, जोखिम प्रबंधन। तो बताना है सही विकल्प क्या है। तो सही विकल्प है मित्र, आपको बताना इसमें तो सही विकल्प है भैया यहाँ पर बी, रोजगार सृजन, ठीक है। तो जो है व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य जो है रोजगार सृजन करना है। वास्तव में एक जिम्मेदार जो है नागरिक के रूप में एक व्यवसायी से यह आशा की जाती है कि जिन लोगों के साथ वह लेन देन करता है उन सभी को वह समान अवसर प्रदान करे, ठीक है। आगे बढ़ते मित्र, अगला क्वेश्चन देखो, मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया था। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, विश्वनाथ प्रताप सिंह, इंदिरा गांधी। आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है डी, इंदिरा गांधी। देखो यहाँ पर 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत अलग अलग राज्यों में निश्चित मानकों पर गरीबी उन्मूलन का जायजा लिया जाता है। इंदिरा गांधी ने 1975 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी और 1982, 1986 और 2006 में इसका पुनर्गठन किया गया और नए मानक पेश किए गए, ठीक है भैया। आगे बढ़ते लेते अगला क्वेश्चन भैया। यहाँ पर देखो नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए है, दूसरा कारण आर है। आपको बताना है। देखो वर्ष 2005 में प्रारंभ की गई जननी सुरक्षा योजना, क्या जननी सुरक्षा योजना में ग्रामीण महिलाओं को शामिल किया गया, ये आपका कथन है। कारण क्या है, गरीब गर्भवती महिलाओं में प्रसूता मृत्यु दर को कम करने के लिए संस्थागत प्रसव प्रणाली को बढ़ावा देना था, ठीक है। अब बताना है आपको ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। अब ए तथा आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सही है परंतु आर गलत है, ये गलत है परंतु आर सही। आपको बताना मित्र सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है आपका पहला, ठीक है। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। देखो भैया इसमें क्या है, गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 12 अप्रैल 2005 को जननी सुरक्षा योजना शुरू की गई। यह माताओं एवं नवजात शिशुओं की मृत्यु दर को कम करने के लिए भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NHM द्वारा चलाया जा रहा एक सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप है। जननी सुरक्षा योजना एक 100% केंद्र प्रायोजित योजना है एवं प्रसव उपरांत देखभाल हेतु नगद सहायता प्रदान करती है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा। NR सरकार ने, कस्तूरी भाई ने और जब प्रकाश नारायण ने, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। तो देखो भैया सही विकल्प क्या है आपको बताना है। सही विकल्प है यहाँ पर डी, क्या है डी, गांधीवादी योजना श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 में किया था। कब 1944 में। और बॉम्बे प्लान 8 उद्योगपतियों के समूह द्वारा किया गया था 1944 में। और पीपल्स प्लान अगर हम बात करें जो है पीपल्स प्लान का तो MN राय के द्वारा 1945 में। और सर्वोदय योजना
जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, थोक मूल्य सूचकांक WPI के मापन में निम्न में से किस एक क्षेत्र को सबसे अधिक भार यानी वेटेज दिया जाता है? तो खाद्य पदार्थ क्षेत्र, ईंधन, पावर, लाइट एवं देखो यहाँ पर लुब्रिकेटर्स, गैर खाद्य पदार्थ क्षेत्र, विनिर्मित उत्पाद। यहाँ देखो भैया, फिर ये देखो इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी, विनिर्मित उत्पाद। ठीक है, सही विकल्प क्या है इसका? विनिर्मित उत्पाद। थोक मूल्य सूचकांक से आशय थोक में बेची और बाजार की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन से है। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI। ठीक है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक का संकलन उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार द्वारा किया जाता है। पहला थोक मूल्य सूचकांक 10 जनवरी 1942 में शुरू होने वाले सप्ताह से प्रारंभ हुआ। ठीक है, जिनके लिए आधार वर्ष 1939 लिया गया। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक में 697 वस्तुएं शामिल हैं। ठीक है, और इसका आधार वर्ष क्या माना गया है भैया? 2011-12। ठीक है, जो कि अप्रैल 2017 से प्रभावी है। इसके पूर्व में आधार वर्ष 2004 और 5 था। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ट्राई जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? तो यातायात, पर्यटन, दूरसंचार या तकनीकी शिक्षा? तो भैया सब जानते हैं दूरसंचार से संबंधित है। तो सही विकल्प क्या है? दूरसंचार। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है किसका? ट्राई का। ठीक है, टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 द्वारा दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने हेतु 20 फरवरी 1997 को की गई। ठीक है, इसका उद्देश्य दूरसंचार सेवाओं के प्रचलन में प्रतिस्पर्धा को सुसाध्य बनाना और कार्यदक्षता को बढ़ावा देना, ताकि इन योजनाओं में समृद्धि हासिल की जा सके भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क, क्या है? सतत विकास समाधान नेटवर्क ने सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री को सतत विकास लक्ष्य प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया? बांग्लादेश, भारत, मालदीव, नेपाल। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है बांग्लादेश, हालांकि अब नहीं है। ठीक है, उनको भगा दिया बांग्लादेश वालों ने। तो संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क ने सितंबर 2021 में बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, जिनको अब देश निकाला हो गया, सतत विकास लक्ष्य प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान शेख हसीना को सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु बांग्लादेश की स्थिर प्रगति के लिए दिया गया था। ठीक है, सतत विकास जो है समाधान नेटवर्क की स्थापना 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के तत्वाधान में प्रमुख अर्थशास्त्री और विकास रणनीतिकार प्रोफेसर जेफरी डी सैक्स द्वारा की गई थी। ठीक है, इस मंच का उद्देश्य वैश्विक वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञता को जुटाना है, ताकि सतत विकास के लिए व्यवहारिक समाधान को बढ़ावा दिया जा सके। देखो भैया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी राष्ट्र का भुगतान संतुलन प्रतिकूल है, उस देश का सहायता कौन सा संस्थान करेगा? आपको बताना है, विश्व बैंक, IMF, WTO, ADB। क्या विकल्प सही है? आपको बताना भैया, सही विकल्प है बी, IMF। क्या? IMF। किसी सदस्य राष्ट्र का भुगतान संतुलन प्रतिकूल होने की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा उसकी सहायता की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष शेष से उत्पन्न समस्या के लिए अल्पकालिक व दीर्घकालिक ऋण देता है। ठीक है, IMF की स्थापना 1947 में ब्रेटन वुड्स ने 1944 के समझौते के अंतर्गत किया था। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में। ठीक है, भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संस्थापक सदस्य है IMF का। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर, उरुग्वे दौर किससे संबंधित है? देखो क्या सही विकल्प है, आपको बताना है। WTO से, IMF से, गैट से, विश्व बैंक से। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो आपको बताना, सही विकल्प है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी क्या बोलेंगे उसको? विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, 15 अप्रैल 1994 को 123 देशों के वाणिज्य मंत्रियों ने मराकेश में, उरुग्वे जो है जहाँ पर है, ठीक है, 1986 और 1994 के दौरान की फाइल एक्ट पर अपने हस्ताक्षर किए, जिनकी रणनीति में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। ठीक है, इस प्रकार 1947 में स्थापित गैट, ठीक है, गैट ये जो है इसका स्थान
1 फरवरी 1995 में WTO ने ले लिया। गेट ने किसका रूप ले लिया? WTO। ठीक है, और इसके वजह से विश्व व्यापार संगठन स्वायत्त और स्वतंत्र और वैधानिक अधिकार प्राप्त संस्था है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का भाग या प्राधिकरण नहीं है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। सतत विकास के लिए शिक्षा पर यूनेस्को का विश्व सम्मेलन मई 2021 में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया? फिनलैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में। देखो सही विकल्प क्या है मित्र, आपको बताना है। सही विकल्प है सी, जर्मनी में। ठीक है, 17 से 19 मई 2021 के बीच सतत विकास के लिए शिक्षा पर यूनेस्को का विश्व सम्मेलन बर्लिन में वर्चुअल तरीके से आयोजित किया गया। टाटा कम्युनिकेशन ने भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अपना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR प्रोजेक्ट स्कूल ऑफ होप्स एंड एम्पावरमेंट लॉन्च किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। आगे यहाँ पर देखो, भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा विनियमित किया जाता है? देखो अब RBI द्वारा, SEBI द्वारा, BSE द्वारा, NSE द्वारा। आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या है। तो सही विकल्प है आपका SEBI। ठीक है, तो इसका मतलब है सेबी। भारत में म्यूचुअल फंड को भारतीय प्रतिपूर्ति और विनियामक बोर्ड यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है। म्यूचुअल फंड वही जो आप लोग सुनते हैं, सही है सही है। सेबी भारतीय प्रतिपूर्ति और विनियामक बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत 12 अप्रैल 1992 को स्थापित एक वैधानिक निकाय है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो, प्लान्ड इकोनॉमी, क्या प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक हैं कौन? सर एम विश्वेश्वरैया, डॉक्टर KP माथुर, KM मुंशी, CB रमन। देखो यहाँ पर सही विकल्प क्या है मित्र? सही विकल्प है ए, सर एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को आधुनिक भारत का इंजीनियर कहा जाता है। ठीक है, और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, यह 1934 में लिखी गई। इस किताब में इन्होंने भारत की तत्कालीन इकोनॉमिक स्थिति को व्यापक रूप से बताया है। उन्होंने देश की आय को दुगना करने के उद्देश्य से 10 साल की योजना का प्रस्ताव भी रखा। देखो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो, निम्नलिखित में से कौन भारत की दीर्घकालिक राजकोषीय नीति से जुड़ा हुआ था? देखो मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, यशवंत सिन्हा। तो सही विकल्प क्या है मित्र? सही विकल्प है सी, विश्वनाथ प्रताप सिंह। भारत में दीर्घकालिक राजकोषीय नीति की घोषणा VP सिंह द्वारा वर्ष 1985 में की गई थी। किसी भी देश में राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य सैद्धांतिक रूप से क्रियात्मक वित्त प्रबंधन तथा कार्यशील वित्त प्रबंधन की व्यवस्था करना है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में धन की व्यवस्था करना राजकोषीय नीति का मुख्य कार्य है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन में। विकास की मजदूरी वस्तु व्यू किसके द्वारा निरूपित की गई? अमर्त्य सेन, CN वकील, PC महालनोबिस और J भगवती। आपको बताना मित्र सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है CN वकील। ठीक है, विकास की मजदूरी वस्तु व्यू जो है CN वकील द्वारा निरूपित किया गया है। CN वकील और ब्रह्मनंदा का लेख प्लानिंग फॉर एन एक्सपेंडिंग इकोनॉमी 1956 में पब्लिश हुई थी, में बताया कि गरीबी और बेरोजगारी का प्रमुख कारण वेज और गुड्स गैप है। ठीक है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकी विद थे। इन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया था। 29 जून को हर वर्ष सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन को इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म 29 जून 1893 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। ठीक भैया, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है जो निम्नलिखित में से किस ओर रुझान पैदा करती है? व्यक्तिवाद की ओर, उपभोक्तावाद की ओर, समष्टिवाद की ओर, पूंजीवाद की ओर। तो बताना है मित्र सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है बी, उपभोक्तावाद की ओर। ठीक है, बाजार जो है उपभोक्तावाद की ओर रुझान पैदा करती है क्योंकि बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है। देखो भैया आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? कार्ल मार्क्स, कॉट पार्सन्स, हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त काम्टे। आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है डी, अगस्त काम्टे। ठीक है, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः अगस्त काम्टे द्वारा प्रतिपादित किया गया। इन 3 अवस्थाओं में धर्मशास्त्री या काल्पनिक, तत्वमीमांसीय या अमूर्त तथा
प्रत्यक्षात्मक और या वैज्ञानिक को शामिल किया गया है। काम्टे के अनुसार मानव जीवन की प्रत्येक मानसिक अवस्था के साथ एक विशिष्ट प्रकार का सामाजिक संगठन और राजनीतिक प्रभुत्व जुड़ा होता है। धर्मशास्त्रीय स्तर पर प्रत्येक घटना की व्याख्या अलौकिक एवं आदि वैदिक आधार पर, जबकि तत्वमीमांसीय स्तर पर प्रत्येक घटना की व्याख्या तथा बोध का स्रोत अमूर्त शक्तियों को माना जाता है। ठीक है। अब प्रत्यक्षात्मक या वैज्ञानिक स्तर पर ब्रह्मांड के नियमों का अध्ययन, अवलोकन, प्रयोग तथा तुलना के आधार पर किया जाता है। देखो भैया आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत में आवासीय कीमतों का सूचकांक रेजिडेक्स किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? 2001 में, 2004 में, 2007 में, 2008 में? आपको बताना है मित्र। सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है सी, 2007 में। राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा भारत में जुलाई 2007 में आवास मूल्य सूचकांक रेजिडेक्स का प्रारंभ आवासीय संपत्ति में कीमतों के उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति का व्यापक स्तर पर अध्ययन करने हेतु प्रथम प्रयास था। ठीक है। प्रारंभ में इनका जो आधार वर्ष 2001 था, वर्तमान में इसका आधार वर्ष 2012-13 है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भाई। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार वर्तमान में TFR यानी कुल प्रजनन दर बच्चे प्रति महिला है क्या? 2.2, 3.2, 4.2, 4.5? आपको बताना है मित्र। सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है ए यानी 2.2। ये देखो आपके महोदय क्वेश्चन आए हुए थे अपनी GIC अल्टीग्रेड 2018 एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से समझिएगा किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार वर्तमान में भारत की TRF यानी कुल प्रजनन दर 2.2 बच्चे प्रति महिला है। ठीक है। और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के पंचम चक्र तथा SRS स्टेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत की वर्तमान जो TFR है वो क्या है? 2.0 है। मतलब जब क्वेश्चन पूछा गया तो 2.2 था, अब 2.0 है। आगे बढ़ते मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की संकल्पना निम्नलिखित में किस एक पर्यायवाची है? मतलब किसकी एक पर्यायवाची है? आपको बताना है। अंत्योदय दृष्टिकोण, भूख से मुक्त दृष्टिकोण, मानव से विनियोजन दृष्टिकोण, अधोसंरचना विकास दृष्टिकोण। क्या बात हो रही है? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की संकल्पना मतलब किसका पर्यायवाची है? आपको बताना मित्र। सही विकल्प, सही विकल्प है डी। क्या? अधोसंरचना विकास दृष्टिकोण न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP 1974-75 में प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के उद्देश्य थे कि प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण क्षेत्रों में खेतिहर मजदूरों को मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता, शहरी क्षेत्रों में गंदी बस्तियों को सुधारने के उपाय तथा पौष्टिक आहार की जो है व्यवस्था करना था। ठीक है। आगे बढ़ते मित्र अंतिम क्वेश्चन की ओर, आपके इकोनॉमिक्स का अंतिम क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? मांग पर नियंत्रण, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, ब्याज दर को कम करना, वस्तुओं की राशनिंग। देखो भैया यहाँ देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर जो विकल्प सही है वो है ब्याज दर को कम करना। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का क्रय शक्ति घटती है। जब देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की तुलना में मुद्रा का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक तीव्र गति से बढ़ता है तो मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। इससे क्रय शक्ति घटती है और समाज में आर्थिक असमानता बढ़ती है। देखो मुद्रास्फीति से नियंत्रण के प्रभाव जो है या पूरा तरीका जो है ऑप्शन में यहाँ पर PDF में दिया हुआ है, आप उसको देख लें। फिलहाल आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे और आप अगर अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ना किए हो तो सब कर लीजिए। PDF ग्रुप ना ज्वाइन किए हो तो कर लीजिए, क्योंकि टेस्ट कल हुआ था, बहुत दमदार टेस्ट हुआ था। आप पार्टिसिपेट करो, अपनी तैयारी को अच्छे करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।